कुंडली का निर्माण करते समय हमें बहुत सी बातें को देखनी चाहिए, बहुत सी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। जैसे कुंडली बनाते समय हमें कारकांश चक्र भी बनाना चाहिए। कारकांश चक्र बनाने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि सर्वप्रथम सूर्य यह ग्रह जो है उसके सामने रखना चाहिए, यानी सूर्यादि ग्रह स्पष्ट को हम अपने सामने रखेंगे। और इस प्रकार इस ग्रह अस्पष्टों की जो हमारे पास निकल के आते हैं, उस ग्रहों में जिस ग्रह का अंश राशि को छोड़ करके, यानी ग्रहों के अंश को सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि सबसे जो अधिक होगा वह आत्मकारक होगा। उससे जो कम होगा, यानी उससे कम अंश वाला जो ग्रह होगा वह आत्मय कारक होगा। उससे भी जो कम अंश वाला ग्रह होगा वह मातृकारक होगा, और उससे भी कम अंश वाला जो होगा वह भ्रातृकारक होगा। इसी तरह उत्तरोत्तर कम अंश वाला ग्रह जो है वह क्रम से पिता, पौत्र, जाति, स्त्री कारक। स्त्री की कुंडली के लिए जो देखा जाता है, स्त्री कुंडली में पति का कारक कौन है और पति की कुंडली में स्त्री का कारक कौन है, इसको देखते हैं। ये चर कारक हैं। अब हम कारकांश चक्र बनाने के लिए लग्न का निर्णय इस प्रकार करते हैं। यहाँ देखना चाहिए कि आत्मकारक ग्रह नवमांश चक्र में किस राशि में है, इसका हमें विचार करना चाहिए। वही राशि कारकांश चक्र में लग्न होगा, अर्थात लग्न स्थान में लिखा जाएगा। यानी लग्न स्थान इसी को कहते हैं। जो भाई नहीं जानते होंगे वो समझ लें कि लग्न स्थान इसको कहते हैं। लग्न स्थान इसको कहते हैं, द्वितीय भाव इसको कहते हैं, तृतीय भाव इसको कहते हैं, चतुर्थ इसको, पंचम इसको, षष्ठम इसको, सप्तम इसको, अष्टम इसको, और नवम, दशम, एकादश और द्वादश। भाव कभी भी परिवर्तन नहीं होते हैं। सिर्फ राशियां और ग्रह किसी भी भाव में हो सकते हैं, इससे आप लोग विचलित नहीं होंगे। यह ध्यान दे करके हमें कुंडली का निर्माण करना चाहिए। जिस राशि में जो अंक लिखे गए हैं, जो राशि लिखे गए हैं, उसी को कारकांश कुंडली तैयार, उसी प्रकार कारकांश कुंडली तैयार हो जाती है। यहाँ हमें प्राकृतिक उदाहरण में यह स्पष्ट होता है कि ग्रहों के चर कारकों आत्म और आत्मय आदि को दर्शाया गया है। यहाँ पर यह भी कारकांश के चक्र जो है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, इस प्रकार बनेगा। जहाँ लग्न तुला है, जहाँ पर लग्न तुला, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लग्न यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो लग्न तुला है। आप यह हमेशा समझें कि जो गिनती लिखा गया है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मेष राशि है, जो 7वें भाव में मेष राशि है बैठे हुए हैं। उसके साथ में ग्रह जो है राहु और केतु यहाँ पर विराजमान हैं। द्वितीय भाव इसको कहेंगे, द्वितीय भाव इसको नहीं समझेंगे। बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि 2 घर यहाँ, 2 नंबर यहाँ है, तो क्या दूसरा भाव इसको कहेंगे? नहीं, हमेशा यह अष्टम भाव रहेगा। 2 नंबर सिर्फ वृष राशि यहाँ पर कहा जाए कि 2 अष्टम भाव में वृष राशि है, ये हम समझेंगे। इस प्रकार हमें समझ करके आपको ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर लग्न जो है तुला लग्न है, तुला लग्न का कारकांश चक्र यह बना हुआ है। इसी प्रकार हमें लग्न आदि 12 भावों के बारे में विचार कर लेना चाहिए। 12 भावों में के स्थिर कारक इस प्रकार हैं, जिसे आप ध्यान दें। प्रथम भाव के कारक हैं सूर्य होते हैं, दूसरे भाव के कारक ग्रह जो होते हैं गुरु होते हैं, तीसरे भाव के कारक मंगल होते हैं, चौथे भाव के कारक चंद्रमा और बुध होते हैं, 5वें भाव के कारक गुरु होते हैं, 6ठे भाव के कारक शनि और मंगल होते हैं, 7वें भाव के कारक शुक्र होते हैं, 8वें भाव के कारक शनि होते हैं, 9वें भाव के कारक सूर्य और गुरु दोनों होते हैं, 10वें भाव के कारक सूर्य, गुरु और शनि होते हैं।
इस प्रकार समझना चाहिए। एकादश भाव के कारक गुरु और द्वादश भाव के कारक शनि होते हैं। इन सब बातों को हम लोगों को विधिवत रूप से समझ लेना चाहिए। साथ ही साथ ग्रहों के बल की अवस्था का भी जानकारी हमें कर लेनी चाहिए। ग्रहों के बल कैसे देखेंगे इसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। एक राशि में 30 अंश होते हैं। आप ये जानते हैं कि एक राशि जो होता है वह 30 अंश के होते हैं। आप ये ध्यान दें, 30 अंश के एक राशि होते हैं, उसमें 6 अंश के विषम राशि में रहने पर प्रारंभ में बाल, कुमार, जुआ, वृद्ध, मृत अथवा सम राशि में रहने पर अंत में मृत, वृद्ध, जुआ, कुमार व बाल कहे जाते हैं। ये 5 अवस्थाएं होती है। 5 अवस्था के देख करके यहाँ पर हम लोग अध्ययन करते हैं। यहाँ प्रत्येक अवस्था 6 अंशों में होते हैं, जैसे 6 5 30, यानी जो है 6 अंश एक राशि को एक अवस्था में प्राप्त है। अब देखना होता है कि दीप्तांश अवस्था का विचार कैसे करेंगे, यानी उसके ग्रहों की स्थिति के बारे में कैसे विचार करेंगे। अपनी उच्च राशि में रहने वाला ग्रह, जो जैसे कि मेष राशि में सूर्य उच्च कहे गए हैं, 7 नंबर की राशि 7वें भाव में, यहाँ पर देखिए 7 नंबर जहाँ लिखा रहता है उसमें शनि जो होते हैं ऊंच के होते हैं, 10वें में मंगल होते हैं, चौथे में गुरु ऊंच के होते हैं 4 नंबर की राशि में। तो इस प्रकार यदि ऊंच राशि में रहने वाला ग्रह है तो दीप्ता अवस्था कहलाता है। अपनी राशि में रहने वाला ग्रह स्वगृही स्वस्थ अवस्था में कहलाता है। अपनी मित्र के घर में रहने वाला राशि जो है ग्रह जो है वह मित्र राशि में रहने वाला ग्रह हास्य युक्त कहलाता है। हास्य युक्त अवस्था उसको कहते हैं। शुभ ग्रहों के वर्ग में रहने वाला उसे शांता अवस्था कहते हैं। बलवान रहने वाला ग्रह सक्ता अवस्था कहलाता है। अस्त रहने वाला ग्रह लुप्ता अवस्था में होता है। नीचगत राशि रहने वाला यानी नीच भाव में रहने वाला वह दीना अवस्था कहलाता है। शत्रु या पाप राशि में रहने वाला ग्रह जो होता है पीड़िता अवस्था में होता है। इस प्रकार 8 अवस्थाएं ग्रह के होते हैं। ग्रहों के अवस्थाओं की जानकारी आज हम लोगों ने किया और कारकांश चक्र के बारे में अध्ययन किया। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। मैं यह हमेशा कहता हूं कि आप लोग कोई भी वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को कृपया आप लोग स्किप आधा अधूरा पर ही न कर दें। आप पूरे वीडियो को विधिवत रूप से देखें, ताकि वीडियो के अंत में बहुत सारी बातें बताई जाती है जिसे आप नहीं देख पाते हैं, उसे छोड़ करके पहले ही वीडियो से चले जाते हैं, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ पाती है। आप समझ नहीं पाएंगे तो अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप लोग कोई भी वीडियो कोई भी विषय पर देख रहे हैं उस विषय को पूरी अच्छी रूप से पूरा समय दे करके समझें, ताकि अंतिम जाते जाते उस वीडियो में रहस्य का पता चलता है कि आखिर बताने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।